मानते थे इससे क्या होगा। हम लोगों को लगता था नहीं, इसके पीछे तत्व है, इसके पीछे भाव है। जो काम सरकार को करना चाहिए था, एक गैर सरकारी छात्र संगठन अपने दम पर, अपने बल पर राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके उस कार्य को कर रहा है। और ये भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कार्य को करता है। मुझे याद है जब विद्यार्थी परिषद ये कार्य को करता था, हम लोगों को उन छात्रों से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होता था। कभी कभी हम लोगों से कहा जाता था ये कुछ विवादित मुद्दे हैं, इन पे नहीं चर्चा करनी। लेकिन आज आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या भाव है। कोई सोचता था जो पूर्वोत्तर क्षेत्र अलगाववाद की चपेट में पूरी बुरी तरह घिरा हुआ था, उस असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी वो भाव कहां मिला। और आज पूर्वोत्तर का भारत, जिसके बारे में कोई कहता था कि क्या ये भारत का हिस्सा रह पाएगा, आज वहां पर भारत के प्रति जो भाव है, सम्मान का भाव है। अरुणाचल प्रदेश में आप जाइए, वहां के प्रत्येक नागरिक से कोई मिलता है तो उसका संबोधन क्या होता है, जय हिंद का। परस्पर वार्तालाप में भी जब वह अपना शिष्टाचार निभाते हैं तो जय हिंद के साथ निभाते हैं। पूर्वोत्तर का सबसे अंतिम कोने पर भारत की सीमा पर खड़ा एक प्रांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होगा, लेकिन इसका संबोधन, ये भाव अगर वहां पर आया है भारत और भारतीयता के प्रति, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से बताता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं गलत नहीं था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिन मुद्दों के लिए कार्य कर रहा था उसको लेकर के निरंतर आगे बढ़ा, और आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिला है। कोई सोचता था 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, लोग कहते थे क्या ये सपना साकार हो पाएगा। कोई नहीं कहता था, देश और दुनिया की कोई ताकत कहती, सब कहते थे अरे बेफजूल की बात है, सब लड़ने, सब केवल फालतू की बात कर रहे हैं। लेकिन और सपना भी आज साकार हुआ। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। जो असंभव माना जाता था, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से वे कार्य भी संपन्न हुए हैं। कोई मानता था योग की विधा को दुनिया में वैश्विक मान्यता मिलेगी। योग 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। कुंभ की विरासत हजारों वर्षों की विरासत थी। आज कुंभ यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको मान्यता दे दी गई। कोई इन बातों को कभी विश्वास करता था कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे बताया था कि गांधी जी 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में आए थे, और उद्घाटन समारोह के दौरान उनको काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां की तंग गलियों को और उन गलियों में व्याप्त गंदगी को देख करके बहुत तीखी टिप्पणी महात्मा गांधी ने की थी। उस समय राष्ट्रपिता का संबोधन उनको नहीं मिला था, नए भारत की राजनीति में नए नए आए थे, और उस समय उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। इतनी तीखी टिप्पणी की थी, और महात्मा गांधी जी के उस ऑडियो को आप सुनेंगे आपको भी लगता होगा कि क्या वास्तव में काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर इस प्रकार की तंग गलियों और गंदगी से भरा पड़ा रहा होगा। उस समय काशी की आबादी इतनी ज्यादा नहीं रही होगी, लेकिन गंदगी तब भी थी, अव्यवस्था थी, मक्खियां भिनभिना रही थी, तंग गलियां थी। याद करिए 100 वर्ष पहले 1916 में। लेकिन आज आप जाइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी खुश हो रहे होंगे कि जो बात मैं उस समय बोलता था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस परिकल्पना को साकार कर दिया काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से। और
और याद रखना, दो चीजें, कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होती है। प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, संगम पे डुबकी लगाते हैं, लेकिन संगम के प्रति आस्था तो व्यक्त करते हैं, लेकिन स्वच्छ कुंभ की सार्थकता को साकार करने वाले स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन का कार्य करते हैं। क्या देश के किसी प्रधानमंत्री को कभी यह कार्य करते हुए देखा था? कभी हो पाया था? गरीबों के लिए, गरीबों के नाम पर सत्ता हथियाने वाले, गरीबी हटाने के नाम पर सत्ता हथियाने वाले तमाम लोग आए होंगे, लेकिन एक सफाई कर्मियों के बाद पांव साफ करने वाले, प्रक्षालन करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आस्था का भी सम्मान किया, लेकिन साथ साथ उस आस्था को आम जनमानस की आस्था के साथ जोड़े रखने में जिन्होंने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया था, उन स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन करके उन्होंने सब उस सेवा को सम्मान देने का काम वहां पर किया था। और काशी में आए तो काशी में गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद भगवान शिव का अभिषेक किया, शिव की पूजा की, आस्था व्यक्त की, देश की आस्था को सम्मान दिया, लेकिन इस आस्था को सम्मान देने वाले उन श्रमिकों को ऊपर पुष्प वर्षा करके उन्हें भी सम्मानित करने का काम किया। क्या इस देश ने कभी देखा है? यही तो नया भारत है, और इस नए भारत में हम सबको अपनी इस भूमिका के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए बढ़ना है क्योंकि दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। पूरी दुनिया पिछले 20-22 महीनों से एक महामारी का सामना कर रही है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। नेतृत्व कैसे होता है इस बात पर निर्भर करता है। आप याद करिए, महाभारत में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के सामने युधिष्ठिर गए, और उस समय उन्होंने कुछ जिज्ञासाएं की कि राज्य का संचालन कैसे होना चाहिए, उसका कारण क्या है। और उस समय तब भीष्म पितामह ने कहा था, राजा कालस्य कारणम, राजा परिस्थिति का दास नहीं हो सकता है। वह शासक नहीं जो परिस्थितियों के सामने घुटना टेक ले। सच्चा शासक वह जो परिस्थितियों को अपने रूप मोड़ दे और देश के अंदर अविश्वास, अव्यवस्था और सुरक्षा के वातावरण को विश्वास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर बदलने का कार्य वर्तमान नेतृत्व ने किया है। आप सबके सामने, पूरे देश के सामने उदाहरण सबके सामने है। कैसे विश्वास में बदल दिया पूरे देश को, कैसे आत्मनिर्भरता की ओर कर दिया गया भारत को, कैसे कोरोना कालखंड में कोरोना, भारत की आबादी 135 करोड़, 135 करोड़ भारत। और भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं 135 करोड़ की आबादी भारत की, और अमेरिका की आबादी कितनी है? 35 करोड़। भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुना बड़ी है। अमेरिका का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भारत से कई गुना अच्छा है, लेकिन कोरोना में मौतें भारत के अंदर कुल 4 लाख के आसपास हुई हैं और अमेरिका में 6.5 लाख से ज्यादा हुई हैं। भारत से 1.5 गुना से अधिक मौतें अमेरिका के अंदर हुई हैं। यद्यपि ये मौतों को गिनने या उससे तुलनात्मक अध्ययन करने नहीं, एक योग्य शासक के उन गुणों को हम सबके सामने बताता है। कैसे जब शासक जनता की पीड़ा के साथ अपनी पीड़ा को जोड़ता है, जनता की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ता है, उनके सुख दुख के साथ स्वयं खड़ा होता है, प्रत्यक्ष और मूर्त रूप से खड़ा होता है, तो समस्या फिर समस्या नहीं रह जाती है। और भारत उस यशस्वी नेतृत्व में जब आगे बढ़ा
तो कोरोना प्रबंधन भी उसी रूप में भारत के अंदर देखने को मिला। लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना के सामने पस्त हो गई, लेकिन भारत कोरोना प्रबंधन में न केवल दुनिया के देशों का बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया के उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सराहना को भी प्राप्त किया है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन उदाहरण देश ने प्रस्तुत किया। और आज वह कार्य हम भी कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में। कोरोना कालखंड में इस देश ने अपनी एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बार बार चिल्लाता था, बार बार कहता था शिक्षा नीति हमारी कैसी होनी चाहिए। उस शिक्षा नीति के उस भाव को प्रस्तुत करने का कार्य भी अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायित्व बनता है कि वह अपने अपने संस्थाओं में इसके मसौदे को चर्चा का विषय बनाए, डिबेट का विषय बनाए, इसके अच्छे मुद्दों को लेकर के फिर अपने कॉलेजेस में छात्रों के अलग अलग समूह के साथ बैठे और प्रभावी ढंग से इसको लागू करने के कार्य के साथ अगर जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी योगदान देगा और भारत को फिर से शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में भी इसकी बड़ी भूमिका होगी और इस दिशा में एक नया प्रयास हमें प्रारंभ करना होगा। इस दिशा में एक प्रयास, दूसरा हम लोग एक राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करें, लेकिन सरकार के द्वारा अच्छे कार्य क्या किए गए हैं इसकी जानकारी होनी भी हमें आवश्यक है, क्योंकि युवाओं के लिए और छात्रों के लिए शासन के द्वारा जो घोषित योजनाएं हैं अगर उनकी जानकारी हमें नहीं होगी तो फिर हम उस जीवन संग्राम में पिछड़ जाएंगे। और मैं इसका भाव देखता हूं। मुझे याद है 2018 में मैंने प्रदेश के एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कुछ छात्रों को बुलाया बातचीत करने के लिए। 22 छात्र आए थे, उन्होंने अपना बीटेक पूरा किया था और वे लोग मेरे पास आए थे। मैंने उनसे बातचीत प्रारंभ की। मैंने उनसे पूछा कि वे आप किस प्रकार की फैमिली बैकग्राउंड से हैं, आपने अपना एजुकेशन पूरा किया है, अब आप क्या करना चाहते हैं, आगे आप क्या बनना चाहते हैं। आप आश्चर्य करेंगे 22 में से 16 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझसे कहा कि हम अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड था, टेक्नोक्रेट थे, तो अपना स्टार्टअप स्थापित करने में उनके लिए कोई कठिनाई नहीं थी। जो 6 बच्चे बचे थे उनमें से 2 ने कहा कि हम मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे और उनको वहां पर उनको पैकेज भी मिल गया था। 2 ने कहा कि साहब हमारा कारोबार पहले से चल रहा है, उसमें कार्य कर रहे हैं। और 2 ने कहा कि साहब हम सरकारी नौकरी करेंगे। यानी सरकारी नौकरी के लिए 22 में से केवल 2 मिले थे। 2 को परंपरागत कारोबार था, 2 मल्टीनेशनल कंपनी में चले गए। 16 ने कहा कि साहब हम अपना स्टार्टअप स्थापित करेंगे। तो मेरी जिज्ञासा का विषय वो 16 बच्चे थे जो अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे। तो मैंने उनसे पूछा, अलग अलग उसमें किसी का सॉलिड वेस्ट में था, किसी का लिक्विड वेस्ट में काम करने की कोई इच्छुक थे, कुछ लोग एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक थे, अलग अलग उसमें काम करने के इच्छुक थे। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, समस्या क्या है। बहुत छोटी पूंजी की आवश्यकता उनमें सभी